हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन मॉडल पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए है। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 5वां निर्देश क्या है? खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। 6वां निर्देश लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कम से कम 80 शब्दों में करना है। और 7वां निर्देश दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कम से कम 150 शब्दों में करने हैं। मानचित्र संबंधी कार्यों को 2 उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो ये आपके लिए निर्देश है। अब हम बिना देरी लगाए खंड आ पे आते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों का उल्लेख है। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? तो रूस की क्रांति, या इंग्लैंड की क्रांति, या फ्रांस की क्रांति, या अमेरिका की क्रांति? तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? तो ये फ्रांस की क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। समाजवाद का जनक कौन था? रूसो, मार्टिन लूथर, या स्टालिन, या कार्ल मार्क्स? तो समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स थे। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? तो रूस की क्रांति से लेनिन संबंधित थे, या अब्राहम लिंकन, या रूसो, या बिस्मार्क? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित थे? तो रूस की क्रांति से संबंधित हैं लेनिन, यानी प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? बेकार भूमि कर लगाया गया, या चराई कर लगाया गया, या घड़ी कर लगाया गया, या उपज कर लगाया गया? तो ये 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा चराई कर लगाया गया था। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, या 7,747 मीटर है, या 6,646 मीटर है, या 5,545 मीटर है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848 मीटर, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य, या उत्तर प्रदेश, या बिहार, या राजस्थान? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आए। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर है, या हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में? तो प्रश्न नंबर 7, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 8, ताप्ती का मुहाना किस समुद्री तट पर है? ताप्ती का मुहाना किस समुद्री तट पर है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो ताप्ती का मुहाना अरब सागर पर है, अरब सागर के तट पर। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मंगलोर में, माथेरान में, महाबलेश्वर में या चेन्नई में? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माथेरान में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय जनगणना के इतिहास में सन 1911 से 1921 के बाद कौन से जनगणना वर्ष में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या कम जुड़ी? यानी 1911 से 1921 के बाद पूछ रहा किस दशक की जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या कम जुड़ी है? तो सन 1921 से 1931 के दशक में, या सन 2001 से 2011 के दशक में, या सन 1991 से 2001 के दशक में, या सन 1971 से 1981 के दशक में। तो ये जनगणना सबसे जो अभी तक कम रही 1911 से 1901 के बाद, ये ऑप्शन बी 2001 से 2011 के बीच ये तुलनात्मक जनसंख्या कम जुड़ी है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। लोकतंत्र के कौन से प्रकार हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र के प्रकार, तो लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है। तो वो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? तो 215 सदस्य, 300 सदस्य, 299 सदस्य या 280 सदस्य। तो पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में सदस्य बचे थे 299, यानी प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, या महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, या उपरोक्त सभी की? तो राष्ट्रपति द्वारा उपरोक्त सभी की नियुक्ति की जाती है, यानी प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 355 में या अनुच्छेद 340 में? तो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 352 में, यानी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता? तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, या 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को? तो प्रश्न नंबर 15, 24 अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 4 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार हैं, 8 मौलिक अधिकार हैं या 7 मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यानी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। जापान जैसे देशों ने किस पर निवेश किया है? तो पूंजी संसाधन पर निवेश किया है, या भूमि संसाधन पर निवेश किया है, या मानव संसाधन पर निवेश किया है, या इन सभी पर? तो जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, यानी प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, या ये सभी के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य पालन आता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन से घटक निर्धनता में शामिल होते हैं? निम्न में से कौन से घटक निर्धनता में शामिल होते हैं? तो स्वच्छ पेयजल की कमी, कुपोषण, साक्षरता का निम्न दर, या ये सभी? तो निर्धनता में शामिल होते हैं भाई स्वच्छ पेयजल की कमी, कुपोषण, साक्षरता का निम्न दर। तो आपका उत्तर क्या होगा सही? तो ये सही उत्तर होगा ये सभी, यानी ये सभी। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, व्यापक भूखमरी से किसकी स्थिति बन सकती है? अकाल की स्थिति बन सकती है, या गरीबी की, या भूख की, या ये सभी की? तो व्यापक भूखमरी से किसकी स्थिति बन सकती है? तो व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप देखते हैं खंडवा में लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, और इसकी व्याख्या भी आपको कम से कम 80 शब्दों में करना है। तो पहला प्रश्न क्या है? रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले क्या थे? तो रूस में कृषि दासता के 1861 में समाप्त होने के बाद भी कृषकों की दशा में सुधार नहीं हुआ था। उनके पास कृषि भूमि बहुत कम थी, परंतु खेतों का विमोचन शुल्क कई वर्ष तक देते रहे। इसके कारण इनमें सुधार के लिए कृषकों के पास पूंजी नहीं थी। कृषकों में भारी असंतोष व्याप्त था। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े पूंजीपतियों ने क्या किया? लाभ कमाने के लिए मजदूरों का शोषण आरंभ कर दिया भाई। ये मजदूरों को कम वेतन देते और कारखानों में इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ये महिलाएं एवं बच्चों में ऐसा व्यवहार करते थे। इसी कारण मजदूर एक होने लगे, परंतु 1900 में इन पर हड़ताल करने एवं संघ बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी। इन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, अतः इनमें सुधार की कोई आशा दिखाई नहीं दी। यूरोप की तुलना में रूस में औद्योगिकरण बहुत देर से हुआ। एक कारण ये भी था, जिसके कारण औद्योगिक पिछड़ापन व्याप्त रहा। उद्योग धंधों लगाने के लिए पूंजी के अभाव के कारण विदेशी पूंजीपति रूस के धन को लूट कर स्वदेश पहुंचाते रहे। रूस में निरंकुश शासक जार का शासन था। 1905 से पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक थी। यहाँ की जनता अभी भी पुरानी दुनिया की तरह जी रही थी। वहाँ पर अभी तक यूरोप के अन्य देशों की भांति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए। रूस में कृषक, श्रमिक और जनसाधारण की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। रूस में औद्योगिकरण देरी से शुरू होने के कारण उनका जीवन दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था और औद्योगिकरण उनसे कोसों दूर था। तो इस प्रकार व्याख्या करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ?
तो सुंदरबन, जैसा कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं तो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा पश्चिम बंगाल में बहती है तो ये दो भागों में बंट जाती है, भागीरथी एवं हुगली। दक्षिण की ओर डेल्टाई मैदान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र भी आकर इसमें मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा का यह नाम इसमें पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों के कारण पड़ा, जो दलदली भूमि में अधिक उगते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। तो आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है, कि दो बड़ी नदियों के संगम पर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उपाय सुझाइए। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उपाय सुझाएं। तो देखिए भाई, उपाय क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग चुनावों से संबंधित सभी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रमुख उपायों का वर्णन इस प्रकार हम कर सकते हैं, जैसा कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, नंबरिंग दे देंगे, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे देश में कोई भी व्यक्ति किसी पर अपना वोट किसी विशेष उम्मीदवार को देने के लिए दबाव ना डाले। चुनाव अभियान के समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई दल, विशेषकर सत्ता दल, किसी सरकारी वाहन का प्रयोग ना करे। तीसरा नंबर डाल देंगे, किसी असामाजिक तत्व या आपराधिक लोगों का किसी भी चुनाव केंद्र पर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। चौथा नंबर डालेंगे तो लिखेंगे, हर संभव प्रयत्न किया जाए मतदाता अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके। अगला, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे वोट प्राप्त करने के लिए कोई भी उम्मीदवार या पार्टी किसी को भी प्रलोभन ना दे सके। हर चुनाव केंद्र पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वोटरों पर कोई व्यक्ति या पार्टी अनुचित दबाव ना डाल सके और ना कोई बोगस वोट डाल सके। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि वोटों की हेराफेरी ना कर सके। तो इस प्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने अपने विचार व्यक्त किए। इन उपायों के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है लघु उत्तरीय। आपको बता दिया हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के प्रत्येक प्रश्न हैं लघु उत्तरीय में। तो चौथा प्रश्न देखते हैं भाई, आपके विचार से भारत के
किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो देखिए, जब रोजगार की बात आती है तो आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रायः प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक एवं तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनिज आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। यह क्षेत्रक भारत की 2/3 जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। द्वितीय क्षेत्रक में उत्खनन और विनिर्माण की क्रियाएं शामिल हैं। यह क्षेत्रक देश की 10% की जनसंख्या को रोजगार का अवसर प्राप्त करवा रहा है। तृतीय क्षेत्रक परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पर्यटन की क्रियाएं शामिल हैं। यह क्षेत्रक देश की 20% कार्यरत जनसंख्या को अपने में समाये हुए है, यानी रोजगार दे रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा 2/3 जनसंख्या को रोजगार दे रहा है। कृषि क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र पहले ही भारत की एक बड़ी जनसंख्या का भाग है। इसमें और लोगों के सामने भी संभावना नहीं है। वहाँ पर गुप्त बेरोजगारी के समाचार अक्सर पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे में अब द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रकों में रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में आम भारत की जनसंख्या का केवल अभी 10% भाग ही काम कर रहा है। अधिक से अधिक कारखाने खोलकर अनेक लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तृतीय क्षेत्रक में भी कुछ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। वहाँ व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सुविधाओं का और विस्तार करके अनेक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है कि प्राथमिक क्षेत्रक वर्तमान में सबसे अधिक रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है, पर भविष्य में अगर प्रयास किया जाए तो द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह से व्याख्या करेंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति पर दार्शनिकों का प्रभाव किस रूप में पड़ा? प्रश्न नंबर 1, तो पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति पर दार्शनिकों का प्रभाव किस रूप में पड़ा? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति पर 3 दार्शनिक ऐसे हैं कि वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहे, अपने विचार दिए, और उन विचारों का फ्रांस की जनता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। वो विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर एवं रूसो। जॉन लॉक ने राजा के दैवीय एवं स्वेच्छाचारी सिद्धांत को भी नकार दिया। एक विचारक लॉक को भी आप ले सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति में। रूसो ने लोगों एवं उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक करार पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा, और रूसो ने तो यहाँ तक कहा, यदि जीना है तो जंजीरों को तोड़ना होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है, पर हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आगे लिखेंगे, उन्होंने क्रांतिकारी विचार प्रदान किए
फ्रांस के लोगों को अपने अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सम्राट की अक्षमता का सफलतापूर्वक वर्णन किया, लोगों को उससे चुनौती देने के लिए उकसाया। इन दार्शनिकों ने विचारों को जनता तक पहुंचाया, जनता इनके विचारों से प्रभावित हुई और दार्शनिकों के इन्हीं विचारों पर सैलून एवं काफ़ी घरों में गहन चर्चा हुई और ये विचार पुस्तकों एवं अखबारों के द्वारा जनसाधारण के बीच फैल गए। इसने 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन हो गया और फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हो गई। इन दार्शनिकों के आधार पर, इन दार्शनिकों के विचार पर लोगों के मन में एक उत्साह बढ़ा अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने लगे और इन दार्शनिकों के प्रभाव से ही फ्रांस के अक्षम शासक लुई 16वां को गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो गए और लुई 16वां एवं उनकी पत्नी के जो खर्चे थे उन खर्चों का इन दार्शनिकों ने वर्णन किया, उनके ऐशो आराम का वर्णन किया, नागरिकों के अधिकारों को बताया। नागरिकों के लिए राजा होता है, ना कि राजा के लिए नागरिक। नागरिकों के राज्य में, शासन में भागीदारी का वर्णन इन दार्शनिकों ने किया। मॉन्टेस्क्यू के विचारों पर आज अमेरिका का शासन चल रहा है। वॉल्टेयर ने चर्च की बुराई की और यहाँ तक कह दिया कि चर्च एक बदनाम वस्तु है। तो इन सब कारणों से फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को क्रांति हो गई और इस क्रांति पर सीधा सीधा प्रभाव इन दार्शनिकों को पड़ा। इन दार्शनिकों की वजह से फ्रांस में क्रांति हुई और जो असीमित राजतंत्र था वो असीमित राजतंत्र अब संवैधानिक लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ और जनता को इन दार्शनिकों के विचारों का इतना प्रभाव पड़ा कि फ्रांस के अत्याचारी शासक का पतन हुआ और फ्रांस में राजतंत्र स्थापित मिट गया और संवैधानिक प्रजातंत्र यानी राजतंत्र, सीमित राजतंत्र स्थापित हुआ। तो आखिर लिखेंगे, इन दार्शनिकों के प्रभाव से अत्याचारी शासक से फ्रांस की जनता मुक्त हो गई। अब अगला प्रश्न है, भारत के जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ऐसा तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों और आर्द्रता के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होने के कारण हमारे भारत देश की जलवायु में बहुत ही विषमता पाई जाती है। जैसे कि नंबर डालेंगे, वर्षा वाहिनी, पवनों की दिशा,
वर्षावाहिनी हवाओं की दिशा का भी किसी स्थान के जलवायु पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अरब सागर से उठने वाली हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, इसलिए उनकी एक शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है और वहाँ बहुत वर्षा करती है। इस प्रकार वहाँ की जलवायु सुहावनी और सम बन जाती है। जब ये हवाएं आगे बढ़ती हुई पूर्वी घाट तक पहुँचती हैं तो वे वाष्पकणों से लगभग खाली होती हैं, इसलिए तमिलनाडु में वर्षा बहुत कम होती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट की अपेक्षा उसकी जलवायु काफ़ी गर्म होती है। ये सब कुछ वर्षा करने वाली हवाओं की दिशा का ही परिणाम है। फिर दूसरी हेडिंग डाल देंगे, वर्षा की मात्रा। वर्षा में अंतर के फलस्वरूप भी जलवायु में विविधता अनिवार्य रूप से उत्पन्न हो जाती है। भारत में मेघालय के मासिनराम जैसे स्थान पर जहां 1080 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, ये संभवतः संसार में अधिकतम वर्षा का स्थान है। दूसरी ओर भारत में ऐसे भी स्थान हैं जैसे राजस्थान, जहां मुश्किल से साल भर में 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। एक अनुमान के अनुसार मासिनराम में एक दिन में इतनी वर्षा हो जाती है जितनी अरावली के पश्चिम में 8 वर्ष में भी नहीं होती। फिर हेडिंग डाल देंगे, तापांतर। तापमान का जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तापमान में अंतर के फलस्वरूप अनिवार्य रूप से जलवायु में भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। भारत में राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब जैसे स्थान भी हैं जहां 55 सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है, और दूसरी ओर लद्दाख में कारगिल के समीप द्रास जैसे स्थान भी हैं जहां 45 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान चला जाता है। तो इस तापांतर के कारण भी जलवायु की असमानता के कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे, वर्षण का रूप। वर्षण किस रूप में होता है, इसका भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। यदि ये बर्फ के रूप में या ओलों के रूप में वर्षा होती है तो निश्चित रूप से जलवायु बहुत ठंडी हो जाएगी। ये शरद ऋतु में पश्चिमी दिशा से आने वाले चक्रवातों, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, द्वारा पश्चिमी भारत में के कुछ भागों में वृष्टि करती हैं। इन चक्रवातों से पंजाब और हरियाणा के मैदानों में तो थोड़ी सी वर्षा होती है, परंतु पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों में विशेषकर जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में भारी बमबारी करती हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में जलवायु पंजाब हरियाणा के मैदानों की अपेक्षा काफ़ी ठंडी होती है, और इस प्रकार वृष्टि की प्रकृति का भी जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर अगली हेडिंग डाल देंगे, वर्षा की प्रकृति। तो इसमें लिखेंगे, भारत में अधिकतर ऐसे प्रदेश हैं जहां ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, परंतु कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां इस ऋतु में बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। इसके विपरीत भारत के कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां केवल शरद ऋतु में वर्षा होती है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में। यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में शीत ऋतु में, शरद ऋतु में
ठंडी ऋतु में वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ये भाग बिल्कुल शुष्क रह जाते हैं। इस प्रकार शरद ऋतु में वर्षा होना, इसका भी जलवायु पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जब मई से जुलाई के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है, ठीक उसी समय भारत के पश्चिमी तटों के साथ लगने वाले प्रदेशों जैसे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में जलवायु बहुत ही मृदुल एवं शानदार होती है। तो हम आखिरी में लिखेंगे, हमारे जहाँ तक हमारा विचार है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं में तापांतर, वर्षा पवनों की दिशा, वर्षण किस रूप में हो रही है, वर्षा की मात्रा क्या है और वर्षा की प्रकृति क्या है, ये भारत की जलवायु पर और इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर अपना प्रभाव डालती है। तो ये भारत के जलवायु की अवस्थाओं की विभिन्नताओं को आप समझे। अब अगले प्रश्न है, संविधान के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो जैसा कि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, हम लोग जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी उसके अनुसार हमें रहना पड़ता था। कुछ नेता जो मध्यवर्गीय नेता थे, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी मांगों को मांगने लगे, अपने अधिकारों की मांग करने लगे। जैसे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने भारत में एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसे होगा। स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें भी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं। 1935 के एक्ट का भारत के संविधान में अहम योगदान माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के आगमन के साथ संविधान सभा के गठन का कार्य प्रारंभ हो गया। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका है ABCD, यानी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। एक एक सदस्य यहाँ से चुने गए और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए गए। परंतु इसके गठन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया। इस मतभेद का मुख्य कारण ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाना, तीनों समूहों को अलग रहने या संघ में मिल जाने की छूट आदि थी। बाद में विभाजन के बाद संविधान सभा
की सदस्य संख्या 299 रह गई, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू आदि लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और 9 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। फिर प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य रखे गए। इसे प्रथम बार 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। इस प्रारूप को पुनः फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में 114 दिनों तक गंभीर चर्चा हुई। 2473 संशोधन पेश किए गए। 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस स्वीकृति में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी दिन नवनिर्मित संविधान संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तत्पश्चात भारत गणतंत्र बन गया। इसी कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस संविधान सभा के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा किए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवेश है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवेश है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा में वो ताकत है जो विश्व को बदल सकती है, किसी के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। यदि जनसंख्या शिक्षित नहीं होगी तो वह उत्तरदायित्व में बदल जाएगी। उचित शिक्षा प्रदान करके हम किसी बच्चे को अच्छी तरह विकसित एवं कोई भी काम करने योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में सुधार करती है, सकल उत्पादकता में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि होती है। बदले में यह व्यक्ति को वेतन एवं अन्य विकल्प प्रदान करती है। मानव संसाधन विकास में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। किसी बच्चे की शिक्षा और उसका प्रशिक्षण पर किया गया निवेश
निवेश के बदले में वो भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक आय एवं समाज में बेहतर योगदान के रूप में उच्च प्रतिफल दे सकता है। शिक्षित लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं और इसका कारण है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व जान लिया। जापान जैसे देशों ने मानव पूंजी पर निवेश किया, यानी शिक्षा पर निवेश किया। शिक्षा के द्वारा नागरिक, बच्चे और राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को जानेगा, अपने अधिकारों की मांग सरकार से करेगा। सरकार के लिए शिक्षा के उचित व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों का आधार बनता है। देश का विकास किस आधार पर हो, एक शिक्षित व्यक्ति अपने विचारों में व्यक्त कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति देश की राजनीतिक हालात जान सकता है, देश में क्या चल रहा है, सरकार देश के लिए क्या कर रही है, विदेश से मेरे देश का आयात निर्यात क्या है, वैदेशिक संबंध क्या हैं, ये सब कुछ शिक्षा के द्वारा जाना जा सकता है। आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार है, शिक्षा ही मनुष्य की असली पूंजी है, शिक्षा ही मनुष्य का असली अधिकार है, शिक्षा ही मनुष्य के उज्जवल भविष्य है। तो अगला देखेंगे मानचित्र संबंधी कार्य। तो इसमें मानचित्र संबंधी कार्य में ये पहले सेशन में हम आपको केवल प्रश्न और उत्तर बताएंगे, स्थान बताएंगे। मानचित्र दूसरे सेशन में दूसरे मॉडल पेपर में लेके आएंगे। तो अभी आपको प्रश्न, उसका उत्तर क्या होगा, कहाँ पर स्थित है, मानचित्र में प्रैक्टिकली रूप से भरते हुए हम दूसरे मॉडल पेपर में आपके पास ले आएंगे। तो चलिए, ये दो उपखंडों में विभाजित है। तो ये पहला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया, मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये मद्रास अधिवेशन में ये प्रस्ताव, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में चल रहा था, वहीं पर साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। तो मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में, यानी आप दक्षिण भारत में जाएंगे। और मैप में देखिए, मानचित्र में आपका सही सभी प्रश्न सही हो सकते हैं यदि आप भारत के सभी राज्यों को कौन राज्य कहाँ पर हैं ये जान गए तो आप मानचित्र में 10 में 10 नंबर लेके आएंगे। तो अभी हम आपको उत्तर बताते चल रहे हैं, अगले सेशन में मानचित्र में प्रैक्टिकली रूप से भरकर भी आपको दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये बेल्लारी गांव कर्नाटक में पड़ता है, बेल्लारी या बेलगाम। तो आप मानचित्र में कर्नाटक राज्य में जाएं और कर्नाटक राज्य में लिखें बेलगाम या बेल्लारी, जो भी आपको सुविधा दिखे, बेल्लारी या बेलगाम एक ही है। कर्नाटक में चिन्ह निशान लगाएं और लिख दें बेलगाम या बेल्लारी गांव। तीसरा है, कांग्रेस में फूट कहाँ पड़ी, मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो कांग्रेस में फूट कहाँ पड़ी, सूरत में कांग्रेस बदसूरत हो गई, सूरत में कांग्रेस की सूरत बदल गई, यानी फूट पड़ गई। सूरत कहाँ पे है, गुजरात में। तो आप गुजरात राज्य में जाएंगे और निशान बनाएंगे, निशान बना के लिखेंगे सूरत।
चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता कहाँ हुआ? मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। यानी गांधी और इरविन के बीच समझौता कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बगल में ही। तो आप दिल्ली में निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर 4, निशान लगा के प्रश्न नंबर 4 दिल्ली। फिर अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी को मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाए। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। प्रश्न नंबर 5, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो प्रश्न नंबर 5 निशान लगाएं और लिख दें दिल्ली। अब उपखंड बी देखते हैं। बी में पहला प्रश्न, टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो जैसा मानचित्र में जो चिन्ह दिया रहेगा उस चिन्ह के हिसाब से आपको दर्शाना है। तो टेहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर, गंगा की जो मेन सहायक नदी है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जाएंगे और लिखेंगे, निशान लगा देंगे भागीरथी नदी। भागीरथी नहीं याद है तो आप गंगा नदी लिख दें। समझिए, गंगा नदी। भागीरथी नहीं याद आ रहा, गंगा नदी लिख दें, बात एक ही है। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाएं। लूनी नदी किस राज्य में है? मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो राजस्थान की नदी है लूनी। राजस्थान की नदी है लूनी। तो आप मानचित्र में राजस्थान में जाएं और निशान बनाएं और लिख दें लूनी नदी। अगला प्रश्न नंबर 3, कपास की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो कपास की मिट्टी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप दर्शा देंगे चिन्ह बना के। महाराष्ट्र नहीं याद आ रहा तो गुजरात, ये दूसरे नंबर पे गुजरात में भी पाई जाती है, गुजरात भी आप लिख देंगे तो वो भी सही होगा। तो आप महाराष्ट्र में जाएं और वहाँ पे निशान बनाएं और लिख दें महाराष्ट्र, या गुजरात महाराष्ट्र दोनों लिख दें। और प्रश्न नंबर 3, महाराष्ट्र पे निशान लगाएं, गुजरात पे निशान लगाएं और लिख दें कपास की खेती। अगला, ताप्ती का उद्गम स्थल मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश, बैतूल। मध्य प्रदेश में आप जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं और लिख दें, निशान लगाएं और लिख दें बैतूल। अब अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में जाएं और हिमाचल प्रदेश में जाकर निशान लगाएं और लिख दें गोमुख। तो ये मैप में अभी हम आपको उत्तर और उस राज्य का नाम, उस स्थान का नाम ये आपको बताए हैं। जो अगला मॉडल पेपर आएगा उसमें हम मानचित्र साथ में लेकर और प्रैक्टिकली रूप से भर कर भी आपको समझाएंगे। तो ये सेशन का समापन यहीं पे हम करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।